बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अगर मैं अपनी ज़िंदगी की उन किताबों का तज़किरा करूं कि जिन्हें मैंने बार बार पढ़ा है, तो उनमें से मसूद मुफ्ती साहब का एक छोटा सा नावलेट खिलौने है। ये वो नावलेट है जिसे मैंने बार बार पढ़ा है और हर बार उस किताब को नम आँखों के साथ बंद किया है। मसूद मुफ्ती साहब सिविल सर्विस में मेरे आइडियल रहे हैं। मैं जब बलूचिस्तान में था तो लोरलाई एक शहर है जिस शहर के लोग एक डिप्टी कमिश्नर का तस्करा किया करते थे कि उसने इस दूर दराज इलाके में एक लाइब्रेरी खोली थी। उस लाइब्रेरी में आज लोग शौक से जाते हैं। मसूद मुफ्ती साहब से उनकी तस्वीर मांगी गई, उनको मुयस्सर नहीं आई। कहीं अखबार से ढूंढ ढांड के तस्वीर लिखी, उसको बड़ा किया और वहाँ पर लटका दी गई। मसूद मुफ्ती साहब अदब का बहुत बड़ा नाम है। सिविल सर्विस मसूद मुफ्ती साहब का हवाला नहीं है, अगर हवाला भी है तो बहुत छोटा हवाला। मशरकी पाकिस्तान में थे, उस वक्त भेजे गए जब वहाँ आर्मी एक्शन हुआ, और फिर उन्होंने उस तमाम चीज़ों को और उन तमाम हक़ाइक़ को लिखा। 3 किताबों में लिखा, बल्कि 4 किताबों में लिखा, और वो हक़ाइक़ आज किताबों में दफन हैं कि उन्हें हाथ लगाना और उन पर गुफ्तगू करना शायद अभी हम हौसला नहीं रखते। आज हमारे दरबार मौजूद हैं, हम उनके घर में हैं, जनाब मसूद मुफ्ती। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, वेलकम है। इतना अरसा आपने सिविल सर्विस में गुजारा, और सिविल सर्विस में एक ज़माने में बड़े कमाल लोग होते, अदब के लोग होते थे, अदब लिखते थे, और आप तो खैर इतने बड़े अफसाना का। मुझे याद है आपका छोटा सा अफसाना जो मैंने, वो मस्जिद वाला जिसमें अज़ान मौज़्ज़िन अज़ान दी, बहुत छोटा मुख्तर, और हम कोट किया करते थे कि इतना मुख्तर अफसाना भी लिखा जा सकता है। सर, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी अहद तफूलियत में थी जिस वक्त आप आए हैं। पुराने नॉर्म्स थे, यहाँ के नॉर्म, उस पहले 10 साल जो हैं, और सुना है आपने उस पर काम भी किया, पहले 10 सालों में पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की इस मुल्क की बुनियादों में क्या कंट्रीब्यूट? मैं अर्ज़ करता हूँ जी, मैंने जो ब्यूरोक्रेसी आजकल एक गाली के तौर पे इस्तेमाल होती है, और बावजूद इसके कि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए गाली डिज़र्व करें, हम गालियाँ खाते रहें, और वो इतनी गालियाँ खाई कि मैंने ब्यूरोक्रेसी की डिफेंस में कुछ लिखने का फ़ैसला किया। और हाल ही में एक रिपोर्टाज जो है वो मुकम्मल हुई है, जो सिलसिला वार तो रिसाले में छप चुकी है। रिसाला अल-हमरा जो लाहौर से आता था, उसमें तकरीबन 3 बरस तक वो सिलसिला वार छपती रही। अब वो किताबी शक्ल में आ जाएगी जल्दी ही। 2 मीनार उसका नाम था। वो एक मीनार जो है वो वतन का मीनार है, वतन की ज़िंदगी का मीनार। दूसरा मीनार मेरी अपनी ज़िंदगी का मीनार है, साइड बाय साइड चलते हैं। आपके सवाल का जवाब ये है कि मैंने गुड गवर्नेंस के, ब्यूरोक्रेसी की बात है ना जी, गुड गवर्नेंस के 3 दौर देखे हैं, और उसमें पहला दौर वो था जब मैं मैट्रिक जो मैंने पास की, वो ब्रिटिश दौर था। कौन सा ज़िला था, किस जगह से? मैं जी लाहौर में ही ज़्यादा, थोड़ी सी एजुकेशन मेरी यहाँ रावलपिंडी में हुई। अच्छा, बाकी लाहौर के? जी, बाकी ज़्यादा लाहौर, 8वीं क्लास तक इधर और बाकी लाहौर में। और उसके बाद वहीं से सर्विस वगैरह में गए। तो यानी पहले 10 उस वक्त तक मैं ब्रिटिश दौर का ब्यूरोक्रेसी देखी, और पाकिस्तान बना तो यूँ कहिए कि ब्रिटिश दौर की ब्यूरोक्रेसी प्लस आइडियलिज़म। ये आइडियलिज़म 2 किस्म का था। एक तो खाकसार मूवमेंट की वजह से जिन्होंने खिदमत खल्क का जज्बा कौम को सिखाया था वो था, और दूसरा कायदे आज़म की जो तकारीर एज गवर्नर जनरल हो रही थी। ये इन दो जो करंट्स ऑफ आइडियलिज्म थी की वजह से ब्यूरोक्रेसी ने उस ज़माने में कमाल करके दिखाया। पहले 9 बरस में पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ने इस तरह काम किया कि हर महकमा
हर वॉक ऑफ लाइफ थी वो अपने अरूज की तरफ ना सिर्फ गई बल्कि अरूज तक पहुंच गई। अब आप देखिए ना कि ओरिएंट एयरवेज के 3 डकोटे होते थे, उससे PIA बनी। जल्द ही PIA जो थी सारी दुनिया में फैल गई। उसके बाद इन्होंने मिडिल ईस्ट के बनाने शुरू किए, एयर कंपनीज, माल्टा एयरलाइंस इन्होंने की। अब बैंक हमारे पास कायदे आज़म ने सिर्फ हबीब बैंक को किया था, पैट्रनाइज किया था। उसके बाद बैंकिंग इंडस्ट्री हमारी इतनी तेज़ी से फैली कि 1955 के करीब हम बैंकर्स जो थे अपने एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो दूसरी जगह जाते थे। रेलवे हमारी जो थी वो देख के आदमी को हैरत होती थी कि जब इन्होंने फ्रेंच कोचेज़ 52-53 में मंगवाए और जर्मन कोचेज़ मंगवाए तो बिल्कुल यूरोपियन लेवल के हम पहुंच गए थे। और मुझे याद है कि जब मैं 1960 में इंग्लैंड में था तो वहाँ के एक अंग्रेज़ ऑफिसर ने कहा कि यू पीपल हैव द रोल्स रॉयस ऑफ वर्ल्ड रेलवेज। तो ये आदमी मिसालें देने पे आए तो बहुत सी है, लेकिन कोई स्पोर्ट्स के मामले में कोई यानी फील्ड ऐसा नहीं जिसमें शोबा ऐसा नहीं था जिसमें हम लोगों ने तरक्की ना की। सो मच सो अयूब के वक्त जितनी तरक्की हुई, अगर आप ये देखें तो उसकी जितनी इंस्टीट्यूशन थी वो अयूब के वक्त से पहले कायम हो चुकी। अच्छा, जो हम कहते हैं कि अयूब ने की थी, अयूब ने तो उसी टेम्पो को बरकरार भी रखा और डाइवर्ट भी कर दिया, उसमें पैटर्नेज का एलिमेंट ले आया। ठीक, हाँ हाँ हाँ। और उसका अल्टीमेटली वो फिर सारी मामला पैटर्नेज की तरफ चला। इंडस्ट्रियलाइजेशन उस जमाने में हुई थी मशरकी पाकिस्तान में भी, और यहाँ भी ये वली काज ये वो जिस वक्त 22 घराने जो बने थे। एग्जैक्टली पैटर्न हमारे यहाँ इंडस्ट्री जो है, इसीलिए वजह से आप देखेंगे वेव्स आती हैं, कुछ अरसा इंडस्ट्री चलती है, कुछ उसके बाद नए चेहरे आ जाते हैं, उसके बाद फिर नए चेहरे आ जाते हैं। वजह यह है कि हमारा इंडस्ट्री पैटर्नेज से चलती है। अच्छा, ये 10 साल ब्यूरोक्रेसी ने तो काम किया, लेकिन आप हैरान होंगे कि इस 8-9 सालों में पाकिस्तान अपना दस्तूर ही नहीं बना सका। नहीं जी, दस्तूर ना बनाने की कई और वजूहत है, उसमें ब्यूरोक्रेसी नहीं आती। ठीक, नहीं, मैं समझ गया। इसका मतलब पॉलिटिकल एलीट जो थी वो बिल्कुल और तरीके से चल रही। देखिए, पॉलिटिकल एलीट को मैं इस लिहाज से बुरा नहीं कहूँगा। देखिए, आप ये बताइए कि जो इलेक्शन हुई थी वो 1946 में हुई थी। 46 में हुई थी। 1946 की इलेक्शन वाले लोग जो थे, पाकिस्तान बना तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज में चले गए। अब अगर आप देखें तो ये वो लोग होते थे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के, ब्रिटिश दौर के ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स के बाहर जी बिल्कुल बैठा करते थे और मुराद का इंतजार किया, बल्कि उन्हीं की रिकमेंडेशन से तो उन्हीं की रिकमेंडेशन। और वो मैं ये नहीं कह रहा कि DC या SP जो है, हर जो महकमा था, बिल्कुल ठीक, चाहे डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स हो, चाहे इवन तहसीलदार के पास तहसीलदार अपने तकावी का कर्जा लेने के लिए बैठे। अच्छा, उसके बाद जैसे ही वो अंग्रेज चला गया तो इन्होंने ये असेंबली में पहुंच गए। उन्होंने वहां से देखा तो डिस्ट्रिक्ट लेवल इनको इतना नीचे नजर आया और इनको ऊपर जो हो रहा था, मैं आपको मिसाल देता हूं छोटी सी, कि परिंदे जो होते हैं अपने बच्चों को उड़ना सिखाते हैं। अगर एक जो और सिखाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो उड़ना सीख जाते हैं, लेकिन अगर एक बच्चे को उसके पेरेंट्स जो है वो तरबियत ना दे सकें, हवा में छोड़ दिया जाए, तो वो पहले बेचारा लोटियाँ खाता है, हवा इधर धकेलती है उधर धकेलती है। तो हमारे पॉलिटिशियंस के साथ ये हुआ था दरअसल कि इनको तरबियत नहीं मिली, डिस्ट्रिक्ट लेवल से ये ऊपर चले गए और इसलिए जो शुरू के दिन हैं जिसके बारे में इनको बदनाम किया जाता है, वो इनका वो इंक्यूबेशन पीरियड बल्कि वो पीरियड था जब ये घिसट चल रहे थे। मैक्सिमम फिरोज खान नून जैसे लोग थे कि रेजिडेंट मजिस्ट्रेट से ऊपर की हैसियत नहीं थी। जी, लेकिन फिर आप ये देखिए कि इन्होंने कितनी जल्दी उसको सीखा कि 1956 का ना सिर्फ इलेक्शन बना दिया, सबसे पहली बात कॉन्स्टिट्यूशन ना बनाया, उसके बाद लैंग्वेज का मसला इन्होंने हल कर दिया 1954 के उसमें कि दो ज़बान कौमी ज़बानें होंगी और पैरिटी का ईस्ट पाकिस्तान ने इशार किया। इन्होंने सारे मसाइल हल कर दिए। आपने अभी जो बात की ना कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनी, जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई तो इतनी मैच्योर कॉन्स्टिट्यूशन थी कि उसमें हमारे सारे बुनियादी मसाइल हल हो गए थे। सोहरावर्दी कहा करते थे कि ये तुमने पैरिटी बड़ी मुश्किलों से मैंने बंगालियों को राजी किया है, अगर तुमने 56 का आइन तोड़ दिया तो तुम कभी भी बांग्लादेश साथ नहीं हो सके, रह सके। ये बिल्कुल ठीक कहते थे। और ये सोहरावर्दी ने ना सिर्फ उसने 56 का आइन
बल्कि 1947 के फसादात में जी जिस तरीके से सोहरवर्दी ने जी जी बताया, बहुत वो कलकत्ता का चीफ मिनिस्टर। तो मतलब ये सोहरवर्दी ने हर जगह बहुत काम किया अपनी कौम के लिए, बड़ी बड़ी खुलूस से और बड़ी खुश उसलूबी से निभाया उसको। नाज़रीन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। और सोहरवर्दी ने कहा था कि अगर तुम आज 56 का आइन तोड़ोगे तो फिर आप एक परवाना पे दस्तखत करोगे और मशरक़ी पाकिस्तान तुम्हारे साथ नहीं होगा। मसूद मुफ्ती साहब मशरक़ी पाकिस्तान में रहे हैं और उन जंगी कैदियों में से शामिल थे कि जो 2 साल भारत की कैद में रहे। गुफ्तगू करते हैं इस मौजू पर